नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन नाम का एक नया रूल पास किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में भारत को कम से कम सालाना 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अब दोस्तों, ये बातें तो ठीक है, यूरोपियन यूनियन चाहे तो रूल बना सकता है, पर दोस्तों जो ग्राउंड्स दिए जा रहे हैं रूल्स के, यदि वो चीख चीख के किसी बात को दर्शा रही है तो वो है हिपोक्रेसी। मानो जैसे पूरे विश्व भर की हिपोक्रेसी का बोझ उर्सुला वॉन्डरलाइन के कंधों पर डाल दिया गया हो। कुछ इस प्रकार की हिपोक्रेसी का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन यूरोपियन यूनियन इस बार लेकर के आया है। क्या है वो रूल, मैं आपको आज की क्लास में चर्चा करूंगा। आपको ओवरऑल जिस देने के लिए आप जैसा पढ़ पा रहे होंगे वही बता देता हूं। यूरोपियन यूनियन कहता है कि ये रूल पास करने से दुनिया भर में जो प्राइमरी फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा और इसके साथ दुनिया में प्राइमरी फॉरेस्ट अब बचे रहेंगे। वहीं दुनिया यूरोपियन यूनियन को कह रही है कि आपने खुद तो अपने प्राइमरी फॉरेस्ट को लगभग नष्ट कर दिया है। आज यूरोपियन यूनियन के खुद के जो फॉरेस्ट कवर है उसमें प्राइमरी फॉरेस्ट 1% भी नहीं है। तो दुनिया को क्यों आप ये पाठ पढ़ा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, झूठ क्यों कह रहे हैं? साफ साफ बोलिए कि आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके टेरिटरी में अब बाहर से कोई एग्रीकल्चरल गुड्स आपके टेरिटरी तक ना आ पाए, लेकिन आप दुनिया के मार्केट को एक्सप्लॉइट करें और अपने प्रोडक्ट्स वहां पर एक्सपोर्ट करें। किस प्रकार से आप लोग एक बड़े किसान को, बड़े एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाने वाले हैं और बड़े एक्सपोर्टर कहीं ना कहीं छोटे एक्सपोर्टर्स को दुनिया भर में खाने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। तो क्या है ये सब कुछ दोस्तों, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े। आज शाम को 8 बजे हिंदी माध्यम में कैसे यूपीएससी टॉपर बने आपके लिए हम टॉपर से रूबरू करा रहे हैं, तो जरूर देखिएगा। अग्निपथ बैच आपके लिए लेकर के आए, बस 13 दिन बच रहे हैं और इस आकर्षक कीमत पर आपको कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए लाइव क्लास हो रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंस मेंटरशिप, सब प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही हमारी जो टीम है पाथफाइंडर की वो आपको पढ़ाने वाली है। ये बाइलिंगुअल होने वाला है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 13 दिन में स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे तो बोध हिंदी बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से हिंदी में है, 7,999 में ही उपलब्ध है। लाइक बिफोर सारे फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, सब कुछ कवरेज है। ये 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10। दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है यूरोपियन यूनियन ने एक डिफॉरेस्टेशन लॉ अप्रूव किया है, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। दोस्तों इसके बाद वो सारे इंपोर्ट्स जो यूरोपियन यूनियन में हो रहे हैं, जैसे कॉफी, वुड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, सोया, अन्य कोमोडिटीज, जिसको यदि उगाने में, प्रोड्यूस करने में यदि वर्ल्ड के फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो यूरोपियन यूनियन उसको अपने बॉर्डर में अब एंटर नहीं करने देगा। सिंपल शब्दों में समझाता हूं, मान लीजिए हमारे देश में, आप जानते हैं पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही दुनिया भर में पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, कुछ कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए पाम ऑयल यूरोप जा रहा है, पर यूरोप बोल देगा ये पाम ऑयल उगाने के लिए आप लोगों ने इंडोनेशिया के या मलेशिया के प्रॉपर जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट थे उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पाम ऑयल की प्लांटेशंस लगाए हैं, और इसलिए ये पाम ऑयल उगाने में कहीं ना कहीं जंगल जलाया गया है, तो हम ये पाम ऑयल नहीं लेते। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा रूल है, दुनिया को इसका अनुसरण करना चाहिए, है कि नहीं? हर दुनिया को यही कहना चाहिए, इस प्रकार के फॉरेस्ट को, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करते हैं। बिल्कुल, यहां तक तो बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें जो यू का हिपोक्रेसी का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इससे पहले आपको बता देता हूं, भारत के संदर्भ में कहूं तो कमोडिटी लिस्ट बहुत बड़ा है। 479 आइटम्स जो इंडिया यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है वो सब इंक्लूड होता है, जिसमें मीट है, लेदर है, हाइड है, वुड फर्नीचर है, पेपर है, कॉफी है। ये सब कुछ भी नहीं तो कम से कम भारत के जो एक्सपोर्ट्स यूरोप पहुंच रहे हैं वो 1.3 बिलियन डॉलर से इंपैक्टेड होने वाले हैं, एज पर द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। अब दोस्तों जरा देखते हैं यू की हिपोक्रेसी क्या है। यू कहता है कि इस प्रकार से हम ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन में हम भागीदार नहीं बनते, है ना। हमारा प्रोडक्ट हमारे देश में भी जो आएगा डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट है ना।
कितनी अच्छी बात लग रही है, दुनिया को इसका अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ नहीं बस और बस भ्रम है, आंखों का आप देखें तो धोखा है। दिस इज डिसेप्शन। कैसे है ये डिसेप्शन, आपको बताता हूं। यूरोपियन यूनियन, वहां पे क्या पहले फॉरेस्ट नहीं थे? सबसे पहले दोस्तों ये समझ जाते हैं आखिरकार प्राइमरी फॉरेस्ट होता क्या है। दोस्तों यूरोप में फॉरेस्ट कवरेज काफी बड़ा है, लेकिन अगर प्राइमरी फॉरेस्ट देखें तो यूरोप में नहीं है। तो प्राइमरी फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ चल रहा है। वैसे तो पाम ऑयल कल्टीवेशन हो रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे ये तो प्लांटेशन है, लगभग जंगल जैसा ही है, क्या बुराई है इसमें? नहीं, प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यूरोप कह रहा है हम भी प्राइमरी फॉरेस्ट बचा रहे हैं। तो क्या होता है प्राइमरी फॉरेस्ट, पहले आपको ये बताता हूं। दोस्तों आज से हम चलते हैं कई हजारों साल पीछे, लाखों साल पीछे, जब पृथ्वी में मान लीजिए सतह थी नॉर्मल और उसमें कुछ वेजिटेशन उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। तो बिगिनिंग में वो बंजर जमीन थी, या फिर जो भी वेजिटेशन था वो वेल डेवलप्ड नहीं था। धीरे धीरे वो वेजिटेशन की क्या होने लगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। आप देख सकते हैं जैसे जैसे वक्त बदलता गया ओवर टाइम्स, है ना, बंजर जमीन, पायोनियर स्टेज आया, तो कुछ पायोनियर स्पीशीज आए, इंटरमीडिएट स्टेजेस में थोड़ा बहुत और वेजिटेशन हुआ, और फाइनली आइस एज तक लगभग आप देखें तो इंपैक्ट आता रहा, कुछ जगह पे ज्यादा कुछ जगह पे कम, डिपेंडिंग अपॉन दी ज्योग्राफिकल लोकेशन। आइस एज के बाद से मोर और लेस वेजिटेशन एक टाइप की स्टेबिलिटी पर चले गए, और उसके बाद से जो वेजिटेशन उस वक्त के, जो कि इन्वायरमेंट भी, क्लाइमेट भी लगभग वैसा रहा, आइस एज के बाद स्टेबल हो गया है। तो उसके बाद उस क्लाइमेट में जो फाइनल किसी भी जमीन पे जो वेजिटेशन था उसको हम क्या कहते हैं, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां बनी, दैट वाज कॉल्ड एज द प्राइमरी फॉरेस्ट। अब ये प्राइमरी फॉरेस्ट दुनिया भर में क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता गया, बढ़ता गया, लोगों ने क्या किया, इसको काटना शुरू किया। भारत की ही बात करते हैं तो हमारे कुछ उपनिषद में भी ऐसी व्याख्याएं हैं कि किस प्रकार से हमने गैंजेटिक प्लेन्स में जो फॉरेस्ट थे उसको बड़ा सा एक आग लगाया था, आग लगा था वहां पे, और वो सब साफ हुआ और फिर वहां पे आज शहर बसे हैं, वहां पे खेती बाड़ी होती है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया भर की है। यूरोप में भी यही हुआ। यूरोप ने भी सालों में, कई सालों तक, अब तक वो क्या करता रहा, इस प्रकार से जो प्राइमरी फॉरेस्ट थे उसको काटता गया, खत्म करता गया। भारत में तो आज भी कई जगहों पे प्राइमरी फॉरेस्ट बचे हैं, हमने बचा के रखे हैं। यूरोप ने कुछ नहीं छोड़ा है। केवल 0.7% ऑफ इट्स फॉरेस्ट टुडे इज प्राइमरी फॉरेस्ट। बाकी सबको काट के खत्म करके एग्रीकल्चरल लैंड में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बताता है दोस्तों कि यूरोप ने खुद के जमीन को तो आज के टाइम में प्राइमरी फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है, हर जगह खेती बाड़ी करता है, लेकिन ये चीज जब दुनिया के बाकी गरीब देश करें तो उनको वो रोक रहा है। तो दोस्तों यहां पे आप अगर देखें तो वर्ल्ड में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका लगभग 1/3 फॉरेस्ट आज के टाइम में प्राइमरी फॉरेस्ट है। ये नंबर यूरोप के लिए केवल 0.7% है। आज बाकी देश, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको खाना खिलाना है, उनको खिलाने के लिए कहीं ना कहीं कल्टीवेबल लैंड बढ़ाना होगा, प्राइमरी फॉरेस्ट इसमें कटेंगे। लेकिन यूरोप कह रहा है ये हम नहीं होने देंगे। यू कहता है हम दूसरे को वो कह रहा है कि जो हमने किया है वो अब आप लोग ना करें। आप कहेंगे सही बात है, उसने पाप किया, बाकी लोग क्यों करें। दोस्तों लेकिन यूरोपियन यूनियन उस पाप का अगर हर्जाना भरे तो बाकी देश ना करें। लेकिन क्या वो हर्जाना भर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो पिनलाइज कर रहा है उल्टा। इंस्टेड उसको तो बाकी देशों को पेनल्टी देना चाहिए अगर वो चाहता है कि आपके प्राइमरी फॉरेस्ट ना कटें। लेकिन ईयू दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक तरीके से वो वही हिपोक्रेसी शो कर रहा है जो उसने पास्ट में भी दिखाया है। तो इस तरीके से बाकी देश को अब वो जंगल काटने से रोक रहा है। हिपोक्रेसी की बात करें तो यहां पे आपको तस्वीर दिखाता हूं। किनकी तस्वीर आप देख रहे हैं? ये है यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन। कौन है? उर्सुला वॉन डर लायन, इको वॉरियर, है ना। सारे एनवायरमेंटल रूल्स इन्हीं के टेन्योर में आए हैं। कौन कौन से रूल्स आए हैं अभी आपको मालूम होगा। लगभग इनके टेन्योर में यूरोपियन यूनियन ने नियर टोटल असॉल्ट किया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसके लिए भी इंडिया विरोध कर रहा है कि सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारे जो एक्सपोर्ट भारत से होते हैं, यूरोपियन यूनियन इस पर भी क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा ड्यूटी, टैरिफ ड्यूटी लगाने वाला है, ताकि वो अपने गुड्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने खेती बाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये यूरोपियन यूनियन ये डिफॉरेस्टेशन रूल्स भी लेकर के आ गया है। यानी कि एक तरीके से अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है। किनके टेन्योर में हुआ है? उर्सुला वॉन डर लायन। किस नाम पे? हम तो एनवायरमेंट बचा रहे हैं जी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका रिपोर्ट है
ये जितने भी ग्लोबल घूमने, जितने भी मिशंस में जाती हैं वर्ल्ड ओवर, 50% ऑफ दी मिशंस में ये अपने प्राइवेट जेट में जाती हैं। दोस्तों, शी इज नॉट एनी हेड ऑफ द स्टेट, शी इज जस्ट अ ब्यूरोक्रेट। ये एक ब्यूरोक्रेट है, चीफ ब्यूरोक्रेट है। जैसे भारत में आप समझ सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, कुछ उसी लेवल की अधिकारी हैं ये यूरोपियन यूनियन के लिए। लेकिन ये प्राइवेट जेट में जाती हैं, उसमें जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो सब के लिए कुछ नहीं सोचना है, लेकिन बाकी दुनिया को ये एनवायरमेंट का पाठ पढ़ाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ये क्यों कर रहा है? गार्ब ऑफ एनवायरमेंटलिज्म है। एनवायरमेंटलिज्म वास्तविक तौर पे नहीं है, यहाँ पे बस और बस एक शराड है। क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से वो अपने देश में, यूरोपियन यूनियन चाह रहा है अपने टेरिटरी में जो लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ावा मिले। एट द सेम टाइम बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था एग्रीकल्चरल गुड्स का, अब उसको रोक दिया जाएगा इन दी गार्ब ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। क्यों? अपने यहां क्यों बढ़ावा हो? तुम्हारे यहां भी तो जो जमीन है वो भी तो प्राइमरी फॉरेस्ट को काट के ही तुमने खेत बनाया है, तो उस जमीन पे क्यों बढ़ावा दो उसको, अगर यही रूल सबके लिए बराबर है तो। लेकिन नहीं, यहां तो हम हिपोक्रेसी करेंगे, तो वही वो कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों वो लोकल प्रोडक्शन को इनकरेज करने वाले हैं, लोकल प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट को भी इनकरेज करने वाले हैं। आपको बता देता हूं, यूरोपियन यूनियन ने अपने जंगल को काट के आज खेत बनाए हैं, लेकिन इसी खेत से ये सालाना आप देखें तो $250 बिलियन का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करता है। बदले में इंपोर्ट हार्डली 211 बिलियन का है। इन टोटल साल का इसका सरप्लस है $36 बिलियन, केवल और केवल अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर से कमाता है। जिन सेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो गुड्स यहाँ पर डाला गया है जिन पे ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लगने वाला है, केवल उन गुड्स की बात करें तो उसमें भी यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है। इन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन से वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं 96 बिलियन के, और यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट कराता है केवल 92 बिलियन का। यानी कि यूरोपियन यूनियन चाह रहा है ये जो स्लाइट एज है इनके पास, ये मैसिव एज हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो, और ईयू खुद से इसको ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है तो अब और जोर शोर से प्रोड्यूस कर पाएगा। कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास बहुत अच्छा बहाना है एनवायरमेंटलिज्म का। दोस्तों यहां पे आपको यह भी बता देता हूं, ईयू दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं आप देखें तो हाईली प्रोटेक्टेड उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, और उसका एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो लार्ज ग्लोबल फर्म्स के द्वारा डोमिनेट करता है ये। यानी आप समझ रहे किस प्रकार की लॉबिंग भी होती है वहां पे। आप देख सकते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, कारगिल, कर्नल, एग्रो जनरेशन, बहुत सारी इस प्रकार की कंपनीज हैं जो वहां खेती बाड़ी करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं, और इस प्रकार के सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। अब देखते हैं भारत पे क्या इंपैक्ट होगा। दोस्तों जहां तक बात है ना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखें तो कॉफी हम करते हैं 435 मिलियन, लेदर हाइड स्किन 83 मिलियन, ऑयल के 175 मिलियन, पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह 250 मिलियन, वुड फर्नीचर 334 मिलियन, ये सब तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और इन सब पे ये रूल लगने वाला है। यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर्स अगर आप देखें तो उन पे ऑलरेडी काफी ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट अब बढ़ने वाला है। अब उसको क्या करना होगा, एक एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर को अब देखना पड़ेगा उसका जो एग्रीकल्चरल गुड आया कहां से आया, किस जमीन में। अगर वो कोई क्रॉप हो रहा है, पेपर प्रोडक्ट है, तो वो कहां का पल्प था उसका मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑयल केक है तो वो ऑयल केक कहां पे उपजा वो मॉनिटर करना पड़ेगा। वुड फर्नीचर है तो कौन से जंगल की लकड़ी से आया, ये सब का सब मॉनिटर करना पड़ेगा। इनको रिकॉर्ड कीपिंग करनी होगी, यूरोपियन यूनियन भेजना होगा, और वहां पे जाके फर्दर चेक होगा। तो ये सारा कंप्लायंस कॉस्ट अब बढ़ने वाला है। क्या छोटा एक्सपोर्टर ये चीज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों आने वाले दिनों में स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए जो तकलीफ है यूरोप एक्सपोर्ट करने में वो बढ़ने वाली है, और कहीं ना कहीं यूरोप एक मॉडल बनाना चाह रहा है जिसमें जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड हो रहा है उसमें केवल लार्ज फर्म्स का डोमिनेंस हो, छोटे फर्म्स खत्म हो जाएं। ये यूरोपियन यूनियन की यहां पर साजिश है। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है इस पर काफी ज्यादा न्यूज बना रहेगा। आप देख सकते हैं इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये रूल अगर बाकी देश भी फॉलो करने लगे तो इस पर, इस पूरे सेक्टर पे $42 बिलियन का करीबन एग्री एक्सपोर्ट्स है हमारा, वो सब इंपैक्टेड हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है इंडिया इसके खिलाफ आवाज उठाए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह है आपका आज का सवाल, इनमें से वो कौन सा राज्य है जो टॉप 3 प्रोड्यूसर है टी का भी कॉफी का भी? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु?
जो टॉप 3 प्रोड्यूसर है चाय का भी और कॉफी का भी। बताइएगा मुझे कमेंट्स में, जो सही आंसर अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देगा मुझे, उसको मैं एक हार्ट देके जाऊंगा। दोस्तों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ बैच केवल 13 दिन बच रहे हैं, मेक श्योर आप इसको जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें 7,999 रुपए में। कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके सिवा बोध हिंदी बैच है, ये भी दोस्तों आप फिल कर सकते हैं, 7,999 रुपए में है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो वैसे हम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, अग्निपथ में भी बोध में भी। आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, केवल 2,999 रुपए में आपको मिल रहा है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 2,499 रुपए में। तो हमारा टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें हर जगह फॉलो जरूर कीजिए।